समय सब कुछ सिखा देगा है क्या, पर अगर इंसान खुद सीख जाओ ज़्यादा बेहतर रहे। जब समय सिखावे है ना तो फिर ऐसी बुरी हो गए, फिर बढ़िया समझ में आवे, फिर आदमी बोल लगना रहता, फिर आदमी देगा कर्मों को दोष, यार हमारे तो कर्म ही ऐसे है, कुछ नसीब खराब है, नसीब कुछ तो खराब रह रहा है हमारा, कुछ खराब हम खुद कर ले रहे हैं, है ना, समय पे ना जाग के। अब कोई भी चीज़ है भाई, तुम्हें क्या पता मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मेट अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि तो ऐसी है, घर के मुर्ग ज़्यादा बराबर लगेगी सभी को। और तुम मेट जाओगे चाहे वो रोज़ 2 पेज पढ़ के आ रहा हो, हम खुद पढ़े हैं मेट, जब भी तुमसे बता भी रहे हैं। ऐसी बात ना है कि अच्छे टीचर ना है, अच्छे टीचर भी हैं बुरे भी हैं, सब तरह के मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी इतनी ना है कि तुम समझ पाओ कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना, किसी कितना आ रहा है, कितना ना आ रहा है। बस अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, सिलेक्शन 100% हो जाओगे अगर तुम अपने मन से लगे रहोगे। बस शुरू में बहुत मुश्किल पड़ेगा, सबको मुश्किल पड़ेगा। जिस दिन तुम्हें आदत बन जाएगी, तुम 10 दिन सोचो, चाहे मुझे बुखार हो, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, मैं 100 को 100% पढ़ूंगा। 11वें दिन अगर तुम ना पढ़ोगे, तुम्हें खुद बुरा लगेगा अंदर से कि तुमने कुछ कराना है ना। लेकिन अगर तुम बीच में मिस करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। आदत बनाओ सब चीज़ों की। और एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि अच्छी चीज़ें सीखनी पड़े, बुरी चीज़ें अपना पा जाना है। पढ़ाया जावे स्कूल में, पढ़ने के लिए आपको सुबह नहा धोकर स्कूल जाना पड़ेगा, जब जाकर आपको पढ़ाई आवेगी। ना पढ़ने के लिए कोई दिक्कत ही ना है, चाहे उठो मत ना, 12 बजे तक सो जाओ, तुम कुछ करना थोड़ी है। तो बुरे काम ना सिखाए जाते, लड़की छेड़ना सिखाया जाता किसी को, बताओ तुम। सिखाया जाता घर पे कि बड़े मिले तो उनसे नमस्ते करो, आप कह के बात करो, लड़ाई झगड़े मत करो। अच्छे काम सारे सिखाए जावे, बुरे काम अपना आप आ जावे, बुरे काम सिखाने ना पड़ते। लड़ाई करनी सिखाया जाता कहीं किसी गांव में स्कूल हो, लड़ाई करने का स्कूल हो, ऐसा कौन किस पर आता हो, गाड़ी लेने किस पर आती हो, सिखाई गई है कहीं? नमस्ते करनी सिखाई गई है, तुम खुद देखो तुम्हारे आपस में कितने करते होंगे। अच्छे काम सीखने पड़े, बहुत जोर पड़ा है ना सीखने में। कंप्यूटर कोर्स करने तुम जाओगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ें आवेंगी फिर भूल जाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम अच्छी चीज़ें सीखोगे तो कदर बहुत होगी फिर तुम्हारी समाज में। बुरी चीज़ें सीखोगे तो लोग बचते फिरेंगे फिर तुमसे। तो आज क्वेश्चन शुरू करेंगे हम, किताब यही है, कॉन्सेप्ट जितने भी थे लगभग सारे तुम्हें समझा दिए हैं। कुछ जो धूमिल हो रहे होंगे वो क्वेश्चन करते रहें, बिल्कुल आंसर हो जाएंगे। दोस्त सुबह वो बता दिया ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है गुणांक वाला, कि कोई चीज़ कंप्लीट 100 है, बढ़ेगी तो भी 100 में बढ़ेगी, घटेगी तो भी 100 में ही घटने वाली है। तो डायरेक्ट उससे घटते, या फिर उसमें जैसे मान लो कोई चीज़ 100 है, ठीक है, 100 का मतलब कंप्लीट 1 है, 100% है। हाँ भाई, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब ये चीज़ जो है 22.22% हमने बढ़ा दी, मतलब प्लस कर दी। तो अगर परसेंट में बात करूंगा मैं, तो परसेंट में 122.22% हो जाएगा ना, परसेंट की अगर मैं बात करूंगा तो। लेकिन क्या ये परसेंट सोल्व करना आसान है? ये वाला परसेंट आसानी सोल्व हो सकता है? अगर तुम केवल ऐसे ही लिखोगे पेपर में कि मान लो 90,000 रुपये तनख्वाह है किसी की, और तुम कह रहे हो अगले साल 22.22% उसकी सैलरी बढ़ गई, तो अगर तुम ऐसा निकाल लोगे तो समय लगेगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। लेकिन तुम्हें पता है 22.22% किसी का फ्रैक्शन है, कुछ याद है? देखो, हाँ बिल्कुल, 22 सही 2/9%, ठीक है, तो कितना है ये 2/9, ठीक है ना। देखो 1/9 का क्या है भाई, 11 सही 1/9%, ठीक है भाई, समझ में आ भी रहा है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन 1/9 और 1/11 वाले में ही होने वाला है, तो इसी को बहुत ध्यान से पढ़ना है तुम्हें बस। आ रही बात समझ में? एक तो कोई कंप्लीट चीज़ होती है, प्लस बढ़ा कितना है 22 सही 2/9 का मतलब है 2/9, तो 2/9 बढ़ गया, तो 9 कम 9 2 11/9 होगा। तो पहले जो भी था बस उसमें 11/9 की गुणा करनी है। ये ज़्यादा आसान है, ये आसान है। ये चीज़ें तुम्हें वहाँ मुश्किल लगी होगी, इनका काम इतना आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान।
अब मान लो क्या कहना भाई, दो दोस्त हैं, ए है और बी है, ठीक है। ए की सैलरी कुछ भी है, मान लो 100, एक है मतलब 100% है, कितनी भी हो सकती है 100% मतलब 10,000 20,000 कुछ भी है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो बी की सैलरी है वो ए से 62.5% ज़्यादा है, 62.5% ज़्यादा है। तो अगर तुम केवल परसेंट पे काम करोगे तो 100 से 62% ज़्यादा हुई भाई, तो कितने होगी हिमांशु, 162.5%। तो अगर तुम्हें सोल्व करोगे तो फिर करोगे 162.5 बटे में 100, इसे हटाओगे फिर गुणा 10 से करोगे, समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा, काट पीट करने कर लोगे, ऐसी दिक्कत ना है, होने का ना है, हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन 10 सेकंड वाला फिर 50 सेकंड में होएगा, ठीक है ना। पॉइंट हटाओगे तो भाग 10 से करेंगे, नीचे जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पता है 62.5 कहाँ बनेगा, ये कुछ याद आ रहा है, 62.5 तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। 1/8 की वैल्यू क्या थी भाई, याद आ जाए दीपक कुछ, 12 सही 1/2 या 12.5, दोनों याद करो, 12 सही 1/2% या फिर 12.5%। लेकिन अगर तुम इसमें करते हो 5 की गुणा और इधर भी, तो ये क्या बनेगा 5/8, ये क्या बनेगा 12 पंजे 60, तो पूरा पूरा हो गया, और 5 पंजे 25 है, लेकिन पॉइंट एक डिजिट पर आएगी तो 2.5, तो कितना हो जाएगा 62 ये पेपर से पहले करने के काम है, ये सब पेपर से पहले प्रैक्टिस इतनी करनी है कि देखते ही पता चल जाएगा क्या है, यू 5/8। तो एक तो कोई भी चीज़ होती है कंप्लीट, और उसमें 5/8 और जोड़ दे, तो 8 एकम 8 और 5 13/8। इस चीज़ का मतलब क्या है हिमांशु, बता सकते हो तुम, 13/8 का मतलब क्या है। 13/8 को अगर तुम कहना चाहो तो 8 क्या है, 8 किसकी सैलरी है और 13 किसकी है, आएगा समझ में। इसका मतलब इसकी 8 थी और इसकी 13 है, 8 से 5 ज़्यादा, ठीक है ना, 13 हो जाएगी बस। अब इसकी जितनी वैल्यू तुम अब बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। किताब एक अंकगणित की रखी होगी उसे लेकर, जो उसमें क्वेश्चन इकट्ठे दे रखे हैं चैप्टर वाइज, इसमें टॉपिक वाइज है। कॉन्सेप्ट बता दिया, किताब तुम पर जो भी है उसमें से क्वेश्चन करो सभी में। देखो मैथ का क्या है, मैं चाहे तो मैं 10,000 क्वेश्चन भी करवा दूँ, बिल्कुल भरोसा नहीं कि पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही आएगा। 125। तो मैथ की सबसे अच्छी बात यही है कि तुम बहुत आराम से कर सकते हो सॉल्यूशन। देखो कुछ क्वेश्चंस जो होंगे लगभग, अगर तुम 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो 50 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमें बेसिक से करना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करेंगे सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट से ना करके इसी से करने की, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अगर आता है तो बेसिक से भी कर लेंगे, ठीक है भाई। अब पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 35 अंकों से उत्तीर्ण होगा, इस परीक्षा में कुल अंक हैं। देखो भाई कोई पेपर है, टोटल नंबर कितने परसेंट होंगे, 100%। और जो पासिंग मार्क है, जो पास मार्क है में है 36%। कितने हैं, मतलब अगर किसी बच्चे के नंबर 36% आ गए तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी एक छात्र था, ठीक है, उसके नंबर आए 190, कितने नंबर आए भाई, लेकिन 190 नंबर आने के बाद भी वो फेल हो गया 35 नंबरों से, फेल हुआ कितने नंबरों से, 35 नंबरों से। और उसने उन्होंने पूछा उस परीक्षा में कुल अंक कितने थे, कुल अंक मतलब 100%, कुल अंक का मतलब उन्होंने पूछा 100% कितने थे, 36% है पास मार्क्स, मतलब अगर तुम 36% नंबर ले आओ तो तुम पास हो जाओगे।
लेकिन जो लड़का था उसके कितने नंबर आए और वो कितने से फेल हुआ, 35 से। तो अगर उसके 35 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता, ठीक है। तो कितने नंबर हैं टोटल, 225 नंबर। इसका मतलब अगर 225 नंबर आ जाते तो पास हो जाता है। तो पासिंग मार्क कितने हैं, 36%। और ये कितना है, 225। तुमसे पूछे हैं कुल अंक, क्या पूछा है भाई, कुल का मतलब है 100%। अब देखो तरीके हैं बहुत सारे तरीके हैं, गुणा भाग और पहाड़े और स्क्वायर, ऐसा टेबल होना चाहिए बिल्कुल कि पूछना ना पड़े। जैसे तुमसे पूछ तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हें सोचना थोड़ी पड़ेगा, तो ऐसे याद होने चाहिए। अगर ऐसा याद है, मान लो तुमने 225 देखा 36 देखा, अगर तुम सोच रहे हो चीज़ों को कि अब कैसे कैसे होगा, तो तुम्हारा टाइम बढ़ा देगा पेपर में बहुत ज़्यादा। आ रहे हो असल में जीएस और इंग्लिश आसान क्यों है, क्योंकि जीएस में क्वेश्चन तुमने देखा आगे टिक लगा आगे बढ़ गए। मैथ आने के बाद भी बच्चे क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत कम करते हैं, चीज़ें कम याद हैं, वो क्वेश्चनों को देख के सोचते हैं अब होगा कैसे। अगर तुम पेपर में क्वेश्चन देख के ये सोचोगे कि ये होगा कैसे, तो जितने तुम सोचोगे इतने में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब 225 है 36 है, तो कॉमन दिख रहा है किस चीज़ से कट सकते हैं, ये 9 से कट जाएंगे ना, 9 चौक 36, 9 से कटेगा ये 25 बार, 25 नहीं मैं 225, 4 नहीं 36। तो अगर मैं इसे 9 से काट दूंगा तो ये बचेगा 4%, और इसे 9 से काट दूंगा ये बचेगा 25। 4 की वैल्यू कितनी है 25, 100, 4 से 100 कैसा होगा हिमांशु बताएगा। अगर मुझे 100 करना है तो मैं किससे गुणा करूँगा, इसमें किससे गुणा करूँगा, तो 25 की गुणा इधर भी करेंगे और 25 की गुणा स्क्वायर याद है 25 का, लिखे बिल्कुल उल्टा हो 625। पेपर में इतना नहीं करना पड़ता, पेपर में यहाँ होने पर क्वेश्चन खत्म था। तुम यहाँ भाग करते 4% बराबर 25 लिखते, टोटल 100% है, लिखने की जरूरत क्या है, ऑप्शन लिख रहा होगा तुम्हें। 4 से 100 कैसा बनेगा, 25 गुणा करेगा 25 पर 625। तो यहाँ तो करेंगे, पेपर में केवल इतना लिखने के बाद में इतना लिखना है, बस 2 लाइन ये लिखेंगे और बस ये जीव लाइन लिखनी ना, क्योंकि तो पेपर में आंसर में लिखनी है, बस समझा रहे हैं इस वजह से 36% है, नंबर जोड़ कर लिखोगे डायरेक्ट इस तरह से, कोई दिक्कत है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत का कितना प्रतिशत। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। देखो ए है और बी है, उसने कहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखो बिल्कुल बात एक ही है, 25% अधिक है। पेपर में पूरा लिखा होता, कुछ कोड वर्ड बना कर रखो, जैसे कि मैंने त्रिकर्षण लगाया ए की तरफ, त्रिकर्षण की तरह ए की तरफ, इसका मतलब ए की ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, प्लस में 25%, ठीक है भाई। तो पेपर में तुम्हें भी ऐसे करना, कभी तुम पूरा लिख रहे हो कि ए की आय बी से, जिससे कह रहा है वो उसकी माननी पड़ेगी बस तुम्हें। अब बे की तरीका क्या है कि तुम इसे 100 मान लो और इसे 125, या फिर तुम क्या कर सकते हो, 25% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 1/4 होते, इसका मतलब बी की 4 और इसकी 1 ज़्यादा 5। सुन, मर्जी तुम्हारी है, आंसर पर कोई बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तरीका बेसिक क्या है, बेसिक तरीका है कि तुम मान लो इसकी 100 और इसकी 25% ज़्यादा 125 हो जाएगी, ठीक है भाई, ये है बेसिक। लेकिन तुम्हें पता 25% का मतलब क्या है, 1/4, इसका मतलब है कि 4 जो है वो तो इसकी है और इसकी 1 ज़्यादा है, कितनी, 5। आएगा समझ में। अब एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि मेरे पास 100 रुपये, तुम्हारे पास 120 रुपये हैं, तो अगर मैं कहूँ अपनी तरफ से तो तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से कहूँ तो मेरे पास तुमसे कम है। तो जब भी इसके ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं ए की तरफ से बात करूँ तो इसको तो कम हो जाएगा ना, चाहे तुम यहाँ से कर लो और चाहे यहाँ से कर लो, बात एक ही है बिल्कुल। आएगा समझ में। अब उसने कहा था कि बी की आय ए की आय जो 20 है 25% ज़्यादा है, तो कर दे 4 से कितनी होगी, 5। लेकिन अगर हम देखें बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, कैसे करोगे बताओ।
दो तरीके हैं तुम्हारे पास। सबसे बड़ी बात यह है कि बेस वैल्यू चेंज होती है हर बार, कमी या वृद्धि वही है अभी भी 25 ही है, लेकिन परसेंट बदलेगा। समझ रहे हो आप बात? जो ये 25 था, ये 25 था 100 पे, तो 25% हो गया। लेकिन क्या कहा, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम, किससे कम है, कितनी कम है वैसे, कम है 25, लेकिन 25 125 पे है। ठीक है, ये बात सुन। या फिर अगर तुम करोगे शॉर्ट तरीके से तो कैसे करोगे भाई, 4 है और इसकी 5 है, कितनी कम है, 1 कम है। एक बात बताओ, 4 से कम है या 5 से कम है? कोई भी चीज़ कम होती है बड़ी चीज़ से, तो 5 से कम है तो 1/5, 1/5 का मतलब, तो अगर तुम उससे करो तो इतने में आंसर खत्म है। इससे करो तो भी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। और वो तुम घूम फिर के वहीं 25 से कम, 25 पंजे 1/5 का मतलब, जो तुम्हें ठीक लगे उससे कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि तुम इसे छोड़ने की कोशिश करो, अब ऊपर वाला तरीके पाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए की आय बी से 25% अधिक, 25% मतलब 1/4, बस यहीं से क्वेश्चन खत्म है, 1/4। इसका मतलब बिल्कुल, उसने कहा बी से अधिक है, जिससे अधिक है उसको बेस वैल्यू मान लो तुम, तो इसका मतलब 4 थी बी की और इससे एक अधिक 5 हो गए। अगर तुम कमी की बात करोगे, देखो ज़्यादा एक थी तो कमी भी एक की होनी है, लेकिन कमी किस पे होएगी, ज़्यादा पे होएगी। समझे नहीं आप? वृद्धि जो हुई है वो 4 पे हुई है, लेकिन कमी 5 पे हुई है, तो बेस वैल्यू चेंज होगी। वृद्धि 1 की है और कमी भी, लेकिन जो वृद्धि हुई है चीज़ बढ़ेगी कब, जब कम होगी। कम चीज़ को तो बढ़ाओगे तुम, जो चीज़ पहले से बढ़ी उसे कहाँ बढ़ाओगे, तो कम बढ़ेगा, मतलब 4 वाली चीज़ जो है वो बढ़ेगी। तो वृद्धि हुई 1/4 पे मतलब 25%, लेकिन कमी उस चीज़ में करो तो ज़्यादा होगी, तो क्या है 5, तो कमी 1/5 पे होगी मतलब 20%। आगे बात समझ में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी आय तुमसे 20% ज़्यादा है तो तुम्हारी 20% कम होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। 16 से 2-3% होगी, तो चीज़ें बदलेंगी। बेस वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी, जो वृद्धि होगी वो कम वाली चीज़ पे होगी और जो कमी होगी वो ज़्यादा वाली चीज़ पे होगी। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को उतार लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, अगर तुम समझोगे तो मैं समझ में आएगा। पासिंग मार्क कितने हैं, 36%। 190 उसने कितने के प्राप्तांक हैं, प्राप्तांक 190 है, लेकिन फेल कितने से हुआ, 35 से फेल हुआ, और तुमसे कुल अंक पूछे हैं। ठीक है भाई, अगर मैथ की तुम कभी नोटबुक बनाओगे भी तो क्वेश्चन इसी तरीके से उतारो, उसमें भी जो जरूरी चीज़ है बस काम की। समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ रहे, लेकिन समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि 4-5 दिन बाद चैप्टर खत्म हो जाए फिर तुमसे पूछ रहा कि क्या था और तुम चुप बैठ जाओ। फिर पता होना चाहिए बिल्कुल एकदम सारा कुछ।
कर दो भाई रेज। अब तो तीसरा क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है बस। वो तो तीसरा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को बहुत मिलते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जिनमें तुम्हें अगर तुम पेपर में करो तो पैन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी तुम्हें, बिल्कुल भी बिना पैन उठाए कर दोगे, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करे भाई इसने? 45%। उसे मिले 45% नंबर, ठीक है। और उसने कहा और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 45% नंबर तो उसे मिले, लेकिन वो फेल कितने से हुआ? इसका मतलब अगर वो 40 और मिल जाते तो पास हो जाता ना। और पास मार्क कितने हैं? 55%। कितने हैं भाई? तुमसे पूछा है अधिकतम अंक, बताओ कुछ समझ में आ रहा है? मतलब तुमसे पूछा 100% कितना होगा, समझाने लिखा गया है, नहीं तो क्वेश्चन एक लाइन का है। देखो पेपर में कैसा होगा वो बताऊंगा तुम्हें। कितने अंक चाहिए प्राप्त किए तुमने? 45%। केवल परसेंट पे ध्यान दो। तुम फेल कितने से हुए? और पास मार्क कितने हैं? बस तुम्हारे प्राप्तांक में और पासिंग मार्क में कितने का अंतर है? परसेंट में 10 का अंतर और अंकों में, तो परसेंट में कितने का अंतर है? और ये किसके बराबर है? 40 के। क्योंकि तुम परसेंट में कितने परसेंट से फेल हुए? 10% से फेल हुए हो तुम। कितने परसेंट से फेल हुए हो? क्योंकि पासिंग था 55%, तुम्हें मिले 45%, तो तुम परसेंट में फेल हुए 10% से, लेकिन फेल के मार्क, फेल कितने नंबरों से हुए? 40 से। कुल का मतलब 100, 10 धाम 100, 40 धाम 400। पेपर में बस ये करना है ये, और ये भी तुम्हें करना ही ना है पेपर में, लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में ही, 45%, 55%, 10% बराबर 40, 100% बराबर 400, लिखना थोड़ी पड़ेगा। तो कितना है? 100%। कितने गुणा करोगे हिमांशु? तो यहाँ भी 10 की गुणा 400। ये चीज़ समझाने के लिए है बस, पेपर में इसका कोई मतलब नहीं है। पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन करोगे तभी होगा। 25 के 25 क्वेश्चन में से कम 24 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, कोशिश तो करो 25 के ही क्वेश्चन देखने के बाद जो पता होना चाहिए क्वेश्चन होगा कैसे। क्वेश्चन देखते ही पेन चल जाना चाहिए जब क्वेश्चन टाइम पर होगा। अगर क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हारा पेन दिमाग पे है और तुम्हारी आँख ऊपर चली गई, फिर क्वेश्चन हो लिए, क्योंकि टाइम तो नहीं है, बाकी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो उदाहरण पढ़ने के ना खुद कर लोगे तो। अगला क्वेश्चन है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि बच्चे मतलब घुमा लेते हैं इन्हें। घर में कमाने वाला तुम्हारे भी हो कोई ना कोई, है ना, खर्चा चल रहा होगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो तुम खर्चा कर रहे हो और एक बचत कर रहे हो। ये दोनों मिलाकर बनती क्या है? तुम्हारी टोटल आय। जो तुम्हारी इनकम है, जो तुम्हारी आय है, वो दो जगह खर्च होगी, ठीक है। एक तो तुम्हारे जो मतलब व्यय है, जो तुम्हारे खर्चे हैं महीने के डेली के जो भी हैं, और एक तुम्हारी जो बचत है, और को छोड़ जाएगा। तो आय कब बनेगी? जब व्यय और बचत आपस में तुम जोड़ दोगे। आय बात समझ में? अब तुमको क्या दे रखा है? इसमें देखा राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। जो इनकम है मतलब जो आय है और व्यय है, और एक है बचत, ठीक है भाई। अब दो तरीके करने के, परसेंटेज वाला या फिर फ्रैक्शन वाला। उसने कहा है कि जो आय है वो व्यय से 20% अधिक है। मान लो पेपर में क्वेश्चन गलती से गलत छप गया और वहाँ पे लिख दिया कि जो व्यय है वो आय से 20% अधिक है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कमाने ज़्यादा खर्चा कर लो? वो तो ज़्यादा कर्जा ले लोगे भाई। फालतू दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना अपने पास से कि जवाब देना है। जो पेपर में हो सकता हो असली चीज़ पर ध्यान देना बस। तो मान लो क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत छपेगा तो तुम्हें ध्यान देना है कि जो आय है वही ज़्यादा होगी, ठीक है। पहला तरीका 100 से 120। 100 से देखो, अगर व्यय तुम्हारा 100 है तो आय 20% ज़्यादा। तो अगर तुम्हारी आय 120 है, व्यय 100 है, तो बचत कितनी करोगे तुम?
20 की बचत करोगे, 120 रुपये टोटल कमा रहे हो तुम, 100 खर्च करके 20 तो बचेंगे, ठीक है। अब आओ तुम अगर रेशो से करोगे, उसने कहा कितनी अधिक है, देखो इधर अधिक का निशान है ना, तो आय अधिक है, कितनी अधिक है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/, इसका मतलब व्यय था 5 और आय थी, तो बचत कितनी हो जाएगी, इससे भी कर सकते हो तुम, ठीक है। अब तुम्हें दिमाग लगाना होगा अपना कि तुम्हें करना कैसे है। जब भी क्वेश्चन में आय व्यय में रिलेशन दे रखा हो और आय और व्यय को बढ़वा रहा हो परसेंट में ही, तो परसेंट में रहने दो, ज़्यादा आसान रहेगा तुम्हें बढ़ाना या घटाना, क्योंकि जब तुम इन्हें बढ़ाओगे घटाओगे तो पॉइंटों में आंसर आएंगे, करने को तुम कर लोगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कई महीने की। जैसे कि तुम 5 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 1, प्रैक्टिस चाहिए उन चीज़ों के लिए। तो अगर तुम्हें परसेंट में दे रखी आय और व्यय और फिर उन्हें बढ़ा भी रहा है परसेंट में ही, तो तुम उन्हें परसेंट में रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुमने कहा ना कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी करवाएं, कुछ उससे, मतलब दोनों से करवा दूंगा, जो तुम्हें उचित लगे तुम उससे कर सकते हो। अब उसने कहा यदि उसकी आय में 60% वृद्धि होती है, देखो भाई आय में कितने % वृद्धि हो रही है, क्या तुम 120 का 60% बदल सकते हो, क्या होगा 120 का 60% क्या होगा, कोशिश करो, कितना, 72 होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, जो 192, कोई दिक्कत तो ना हुई है, आसान है ना। अगर तुम उसमें करते तो थोड़ा पॉइंट कम आ जाता बस। आगे उसने क्या कहा, और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, व्यय में कितनी वृद्धि हुई, तो 100 पर तो बहुत आसान, डायरेक्ट जोड़ दो बस 100, तो अब बचत कितनी, अब देखो 192, 170 कितनी बचत है, 22, अब 22 के पहले 20 की थी। उसने कहा कि बचत में वृद्धि या कमी, बचत में वृद्धि हुई है कमी हुई है, क्या हुई है, बचत में वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने की हुई है, कितने की हुई है, कितने पे हुई है, 20 पे, आएगा समझ में, कितने पे हुई है, तो 1/, मतलब 10% की वृद्धि हुई है बचत में। आएगा समझ में। क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो व्यय है वो आय जो है व्यय से 20% अधिक है, तो 100 और 120 होगी, 120 आय है तो 100 व्यय है तो 20 बचत होगी, सिंपल है बिल्कुल। उसने कहा कि आय 60% बढ़ गई तो 72 बढ़ी 192 होगी, ठीक है, व्यय 70% बढ़ गया, ठीक है भाई, तो बचत में वृद्धि या कमी, तो उस पर ध्यान देना। 192 आय है, 170 खर्च कर दिए तो 22 बच गए, पहले 20 की बचत हो रही थी अब 22 की हो रही है, तो कितने बढ़ी, 2, कितने पे, 22। आगे बात समझ में, आगे बढ़े भैया। क्वेश्चन 5 देखो, यदि 120% में x% की कमी और 40 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 201 का x%, 180 के x/20% से कितना प्रतिशत कम होगा। ये क्वेश्चन वो हैं जिन्हें बेसिक से करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, जिसमें x दे रखा हो पेपर में खुद ही, और ये समझ में, जिसमें x पेपर में खुद दे रखा हो, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक हम इसमें भी लगाएंगे अपनी तरफ से, इसे तो उतारने रहा तो ना बस है करवा रहे हैं, वो अलग है, यहाँ करवाएंगे, ठीक है भाई। यदि 120 में x% की कमी हुई, कमी हो या वृद्धि हो, किस में होती है, 100% में से, ठीक है ना। उसने कहा है कि 120 में x% की कमी, मतलब 100 माइनस x%, और 40 में x% की वृद्धि, 40 में x% की वृद्धि की जो मान है वो क्या है, बराबर है। 120 है तुम्हारे पास रुपए, शुभम के पास, और दीपक के पास 40 रुपये हैं, तो दीपक के 40 रुपये में कुछ बढ़ा दिए हमने और तुम्हारे 120 में कुछ कम कर दिए, और वो फिर क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखो करो कैसे, परसेंट से परसेंट डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया बिल्कुल, ठीक है। 40 दिया 300 माइनस 3x, ये तो होगा भाई, बराबर 100 प्लस x। अब देखो इधर आएगा 300 माइनस 100, 200, 200 बराबर उधर जाएगा 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50%, क्योंकि x क्या है, प्रतिशत है, बात समझ में आई।
तो तुमने 120 को 50% की कमी करी, इसका तुमने 120 का आधा कर दिया। 50% का मतलब आधा ही तो है, मतलब कितना कर दिया, 60 कर दिया। और 40 में तुमने 50% बढ़ा दिया, 50% मतलब आधा और बढ़ा, 40 का आधा 20, तो 40 में 20 और जोड़ दिया तो 60 बराबर होगा ना, सही है ना। अब उसने आगे क्या कहा है, तो 210 का x% और 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है। उसने कहा है 210 का x% मतलब बताइए कितना होएगा, 50% का मतलब क्या होगा, आधा, आधा मतलब 108। जरूर नहीं सारा क्वेश्चन बेसिक से करना है, जहाँ तक बेसिक से काम चलेगा वहाँ तक बेसिक से, यहाँ तक क्या जरूरत है बेसिक की, ठीक है। और कह रहा है 180 के x + 20%, 180 के x + 20 मतलब 50 + 20% मतलब 70%, मतलब 70%। तो क्या है 70%, 50% और 20%, 180 का 50% निकाल दो कितना हो जाएगा 90, और फिर जुड़ तो रहा है भाई, 50 को अलग जोड़ लो, 20 को अलग जोड़ लो, और 180 का 20% 36, 10% कितना होगा 18, 20% 36, ठीक है, 30% 54, तो 90 30 120 तो 126। अब वो कह रहा है कि ये इससे कितना कम है, कितना कम है 21 कम है, कितने पे 126 पे कम है। ज़्यादा पूछता तो 21 ही ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा किस पे होएगा 105 पे, तो 21 की कमी है किसने पे, 21 से कम 21, 21 सिक्का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हिमांशु बताएगा क्या है। 1/6 कितने प्रतिशत होएगा, 1/6 जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो परसेंट में कितने के बराबर है, कुछ याद है, बताया था ना। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये बिना सोचे याद आनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें सोच कर याद करनी पड़ रही है तो ये बात गारंटी है तुम पेपर में तो भूल जाओगे, पेपर में चीज़ वो याद रहेगी तुम्हें जो तुम्हें सोचनी नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। 18 दूनी 36 सोच थोड़ी पड़ रहा है, इसे ना भूल सकते तुम कभी भी। लेकिन तुम सोच रहे हो कि 1/6 क्या होएगा, तो तुम मतलब तुम्हें अभी वो भूल जाओगे तुमसे, फिर तुमसे बेसिक से ही करोगे। दिक्कत कुछ ना है, बेसिक से करने में बस एक दिक्कत है, तुम्हें मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि स्पीड बहुत होनी चाहिए। मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, मैं पेपर में तो क्वेश्चन करता हूँ, मैं 80% क्वेश्चन बेसिक से करता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस मतलब स्पीड ज़्यादा है बस। अगर तुम्हें बेसिक से करना है तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर 25 में है 2-3 क्वेश्चन बेसिक से कर रहे हो कोई भी दिक्कत बिल्कुल ना है, 2-3 क्वेश्चन की कोई दिक्कत ना है, लेकिन 25 के 25 अगर तुम बेसिक से कर रहे हो तो फिर तुम्हें स्पीड इतनी होनी चाहिए कि गुणा भाग बिल्कुल रटी हुई, बिना सोचे समझे होनी चाहिए गुणा भाग, फिर जैसे यहाँ कर रहे हैं बिना सोचे समझे, ये सब दिमाग में होना चाहिए। फिर अगर बेसिक से कर रहे हो सारे क्वेश्चन तो बेहतर है कि तुम चीज़ों को याद कर लो, और सारे क्वेश्चन बेसिक से हो भी ना पाने के, ठीक है। उतारो चलो इसे, तो 1/6 को परसेंट बनाओ कितना गुणा 100, काट लो इसे, वो जाएगा 2 तिया 6, 2 से कटेगा 50 बार, 50/3, ठीक है ना। 3 से काटोगे 3 एकम 3 बचा कितना 2 0 20, 3 छंग 18 बचा कितना 2, 16 सही 2/3%। तुम्हें बता दो अगर तुम्हें बेसिक से क्वेश्चन करना है तो गुणा भाग या मतलब रटी हुई होनी चाहिए, चीज़ें बिना सोचे समझे करने हैं। बिल्कुल 1/6 है ना, तो जो परसेंट बनेगा ना वो एक ऐसा नंबर बनेगा जो 100 बना देगा, 16 सिक्कम 96, ठीक है ना। और 6 दूनी 12/3 4, तो 96 और 4 100%। हारे बसन उतारो चलो अभी से चीज़ों को तुम, इसका मतलब वही प्रैक्टिस नहीं कर रहे अकेले में, अकेले में प्रैक्टिस करो खाली समय में। 6 दूनी 12, 12/3 मतलब 4, 12/3, 12/3 ना है तो 4 ना हो जाएगा, तो 96 और 400, बीच में प्लस है, इसमें बीच में प्लस है, यहाँ ये दिखता ना। उतारो भी, और फ़ोन की कोशिश करो साइलेंट करने की जब तुम क्लास में हो, चाहे किसी भी क्लास में क्यों ना हो, है ना।
क्योंकि तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा, कोई बिजनेस तो चलना रहा कि बहुत ज़रूरी होएगा। तुम्हें पता तुम पे कैसे कैसे फ़ोन आवे, काम के फ़ोन तो बहुत ही कम आते हो तुम पे। ना कह आते हैं पर बहुत कम आते होंगे, इतनी ना है कि तुम्हारा अगर तुम फ़ोन ना उठाओगे तो तुम्हारी 2-4 करोड़ की डील कैंसिल हो जाएगी। हाँ, कोशिश करो कि फ़ोन साइलेंट रखो, घर से आ रहा है उठा लो कोई बात ना है, लेकिन यार दोस्तों को टाल करो। जैसे ही आए हैं देखो, अभी समय ना पता ही नहीं क्या समय है। वो ले लो कुर्सी, उसे निकालो, पीछे रखिए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठो। जल्दी बैठो, टाइम बहुत हो रहा है। अरे तुम आ लेट रहे हो, कहाँ है अब तक वैसे? मीटिंग छोड़नी जरूरी नहीं समझ रहे, मीटिंग छोड़नी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। ऐसा कोई काम मत करो कुछ समय बाद तुम्हें सोचना पड़े कि मैं जब कर लेता ठीक रहता। उतार लिया भाई, तुम बाद में उतार लियो, बहुत सारा काम होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है? तुम खुद करोगे। एक दिन है और 30 मिनट है। तुमसे पूछा है कि एक दिन का 30 मिनट कितने परसेंट है। जब भी तुम किसी चीज़ का परसेंट निकालोगे तो यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि तुम रुपए का पैसे से निकाल रहे हो। रुपए हैं तो रुपए का रुपए से निकलेगा परसेंट, घंटे है घंटे का घंटे से, मिनट का मिनट से। उसने कहा कि एक दिन का कितने परसेंट 30 मिनट है। तो एक दिन को भी मिनट में बनाओगे तुम। एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे और कितनी मिनट? तो ये भी क्या होगी? मिनट, और ये भी मिनट होगी। 30 मिनट। अब कैसे करोगे भाई? आंसर मत बताओ, बस बताओ कि अब करोगे कैसे। 30/24 गुणा 60। 30 24 गुणा 60, 30 दूनी तो क्या है 1/48। अब कैसे करोगे भाई? क्या यूँ तो लिखवाई भी ना है तुम्हें, यूँ तुम्हें लिखवाई भी ना है, अब कैसे करोगे? नहीं समझे, वो एक अलग चीज़ है, चीज़ों को मिक्सअप मत करो। वो परसेंट से फ्रैक्शन बनाने का तरीका है। 48% अगर होता तो 40% अलग, 8% अलग। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और दिमाग लगाने की कोशिश करो। फ्रैक्शन तुम एक बार बताओ, 1/48 है, तुम सोचो 1/4 का भी तुम्हें पता है, 1/6 का भी तुम्हें पता है, 1/8 का भी तुम्हें पता है, 1/12 का भी तुम्हें पता है नहीं पता है? तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तुम इनसे इसका आंसर निकाल सकते हो। तुम्हें 1/4 की वैल्यू बताओ जल्दी। 1/4 की वैल्यू 25। जब 1/4 की वैल्यू 25 है भाई, तो 4 को किस में गुणा करोगे?
तो नीचे गुना करिए 12, तुम 25/12 करोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चीज़ें मुश्किल नहीं है, तो मुश्किल बना रहे हो बस कर करके। 48 है, तुम्हारे दिमाग में आया 1/6, 1/6 की परसेंट वैल्यू याद है कुछ? 16 सही 2/3। 1/6 का क्या है भाई दीपक? 16 सही 2/3%। ठीक है प्रिंस। अब तुम्हें बनाना है 48, तो 6 में गुणा करोगे, 6 में गुणा कर रहे हो तुम 8 की, लेकिन 6 है तो भाग में, इसका मतलब तुम डायरेक्टली क्या करोगे, तुम भाग कर रहे हो, तो तुम यहाँ भी 8 से भाग करोगे। ये था क्या? 16 × 48 तो 50/3 था ना, तो गुणा 8 करोगे इतने %। 4 दूनी 8, 4 से कटे कितने? 2 से कटेगा, 2 चौक 2 से कटेगा 25, 25/12। अभी क्या आया? 25/12 आया है ना अभी। तो तरीके बहुत सारे हैं, तुम्हारे दिमाग में जो भी क्लिक कर जाए उस पर ध्यान दो बस। अगर तुम्हें 1/8 से करना है, 1/8 क्या है भाई? 12.5 या 12 सही 1/2 या फिर 25/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब 8 × 48 नीचे गुणा कर रहे हो ना, तो तुम यहाँ 6 से कर लो, चाहे तुम यहाँ यूँ तो 25/2, चाहे तुम यहाँ 6 25/12 अब भी आ रहा है, नहीं आ रहा है? वो ही आ रहा है भाई। तुम्हारे दिमाग में ये सब ना आ, तुम्हारे दिमाग में 1/12 आ गया। 12 का याद है कुछ? 8 सही 1/8 से 24 हो रहा है कि 25/3%। 12 चौक 48, यहाँ भी 4 से 25/12। दिमाग तुम्हारे इतने अच्छे हैं, तुम्हें खुद नहीं पता। तुम्हारी जो उम्र है सबसे ज़्यादा बढ़िया उम्र है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम दिमाग लगा कहाँ रहे हो। जिस भी चीज़ को तुम करोगे बहुत अच्छे से कर लोगे, तो ये सब चीज़ तुम याद करना रे, याद तुम्हारे बहुत आराम से हो जाएंगी। तुमसे ज़्यादा उम्र है मेरी, तुम सोचो मेरा दिमाग बढ़िया, मेरा दिमाग तुमसे बढ़िया ना, तुम्हारा दिमाग मुझसे बहुत अच्छा है। ठीक है, यूज करो बस उसे अच्छी जगह। तो 1/48 जैसे तुम्हें देखा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत इतने सारे ऑप्शन आ जाने चाहिए थे। सबसे आसान है 1/12 से कम, जितने बड़े से बनाओगे तुम उतना आसान रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? तो क्या है 25/12 है, बहुत सारे बता दिए, तो किसी से भी कर लियो 25/12%। या फिर तुम क्या कर सकते हो, 12 दूनी 12, 2 सही 1/, बताओ कोई दिक्कत हो तो? आसान है, चीज़ें नहीं है, लेकिन जब है आसान, जब तुम्हें वो चीज़ें याद होंगी। वो चीज़ें तुम्हें अजीब लग रही थी, अब आसान कर देंगे तुम्हारी चीज़ों को। ठीक है भाई, उसे तुमसे कहा कि एक दिन का 30 मिनट जो है कितने %? 30 मिनट एक दिन का कितने % है? 30 मिनट कितने प्रतिशत है? आया समझ में? सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि भावनाओं में नहीं बहना है बिल्कुल भी। कभी तुम 30/1 कर दो तुरंत और 300%, 3000%, वो नहीं करना। जब भी तुम प्रतिशत निकालोगे, प्रतिशत का मतलब अनुपात ही तो है, अनुपात ही तो है। अनुपात जब चीज़ें सेम उसमें होंगी यूनिट में, ये मिनट में है तो ये मिनट में चाहिए। सबसे आसान है बड़ी चीज़ को छोटी बनाना। ठीक है ना, क्योंकि वो एक दिन है, 24 घंटे हो गए, 60 मिनट होगी, तो ये भी मिनट, ये भी मिनट होगी। तो 30/24 × 60, 30 1/48। यहाँ आते ही तुम अटकोगे, क्योंकि तुमने ये चीज़ें याद नहीं करी ना। तुम्हारे बताना चाहिए 48 कैसे बनेगा, इसके फैक्टर सारे 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा। तुम्हें 4 वाले की पता है, तुम्हें 6 की भी पता, तुम्हें 8 की पता, तुम्हें 12 की पता, कहीं से भी निकाल लो। 12 से निकालोगे ज़्यादा आसान निकलेगा, 8 से निकालो थोड़ा सा, मतलब जितने छोटे हैं निकालोगे थोड़ा सा लगेगा मुश्किल, लेकिन है सबसे एक ही आंसर, सबसे बराबर आएगा। 25/12 मतलब 2 सही 1/12%। बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको हम जैसे 12 से करेंगे इसको, तो 25/12 कैसा आएगा इसका? 1/12 की वैल्यू क्या है? 1/12 की प्रतिशत वैल्यू है 8 सही 1/3%। ठीक है भाई, 8 सही 1/3 का मतलब है 3 अट्ठे और 1 25/3%। कोई दिक्कत यहाँ तक? तुम्हें चाहिए क्या? 48, तुम्हें डिवाइड में 48 चाहिए। 12 से 48 कब आएगा? जब तुम उसमें 4 की गुणा करो। 4 गुणा तो मैं नीचे करिए ना, तो यहाँ पे नीचे ही गुणा कर दो, तो 25/12, 25 ऊ तो दिख रहा है। ये देखो, जो बेसिक वैल्यू तुम्हें लिखवाई है वे तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए। उनसे बनने वाली चीज़ें अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो वो तुम बना लोगे। अब तुम सोचो इन्हें भी तुम ट्रिक लगाओ, तो फिर कैसे काम चलेगा? अब तुम कहने लगो 4 दूनी 8 की वो ट्रिक बता दो, कैसे कैसे आएगा, तो उसमें काम तो चल जाएगा। ट्रिक देखो बड़ी चीज़ की,
छोटी मोटी चीज़ याद करो, ठीक है ना। सारी चीज़ों की ट्रिक देखोगे तो फिर नहीं पता नहीं चलेगा कि ट्रिक कहाँ की है, कहाँ लगानी पड़ रही है। 1/48 दिखा तो दिमाग में 1/12 आनी चाहिए। 1/4 भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी समय पे आ जावे उसी से हो जाएगा क्वेश्चन। 1/4 से भी हो जाएगा। 1/4 का मतलब क्या है? 25। तुम्हें चाहिए 48, तो कितने गुना करोगे? नीचे हुई है ना गुना, तो यहाँ भी नीचे डायरेक्ट लिख दो एक बार में, बताओ कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जो भी याद है उसी से कर लोगे, ठीक है। लेकिन याद होनी चाहिए बेसिक वैल्यू जरूर। उतारो चलो। हो गया भाई? तुम्हें क्वेश्चन लग रहे हैं, क्वेश्चन सीजीएल के हैं ये, आसान आसान क्वेश्चन तो तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुमने कर लिया ना, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं ये। मेरे तो कूलर बंद कर लेगा, इन्वर्टर बोल रहा है। खिड़की दीपक खिड़की खोल लिया प्रिंस से थोड़ी देर बैठ जाओ, बस 2 मिनट की बात हो। बैठ जाओ, चाहे बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। एक व्यवसाय किया है, तुम्हें बताया था क्वेश्चन, एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी आय 72,000 होगी। उसकी वर्तमान आय क्या है? देखो भाई, एक व्यापारी है, चाहे व्यवसायी कह लो, व्यापारी कह लो, कुछ भी है, कोई मिला के एक आदमी है, ठीक है। उसके पास वर्तमान में कुछ भी आय है, हो सकती है 5-10 हज़ार, जो भी है, ठीक है। पहले उसकी आय 25% बढ़ जाएगी, ठीक है, 25% प्लस लिखा है। फिर उसकी आय 4% कम हो जाएगी, जो काम चलेगा 5 साल तक। और अब क्या सकते, 25% बढ़ी, 4% घटेगी, फिर 25% बढ़ेगी ना भाई, फिर 4%, फिर 25% बढ़ गई। और इतना सब काम होने के बाद में उसकी आय 72,000 रुपये बैठ रही है। अब कुछ भी आय थी उसकी, 25% बढ़ी, फिर 4% कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई। अब 5 साल बाद उसकी आय कितनी है? उसने पूछा कि वर्तमान में उसकी आय कितनी होगी, मतलब आज कितनी है उसकी आय, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 72,000 हो जाएगी।
अगर हम मान लें उसका एक्स है, क्या जरूरी नहीं है तुम एक्स मान लो, तुम एक नहीं भी काम कर सकते हो बिल्कुल आराम से। जब 25% बढ़ी, 25% की वैल्यू याद है 1/4 बढ़ी है, इसका मतलब 4 से कितनी होगी 5 होगी, किससे यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 4% की याद है और ये कम हो रही है, मतलब 25 थी प्रिंस, कितनी हो गई सेम टू सेम यहाँ भी ऐसी होगी 5/4, फिर 24 फिर 5 बराबर कितनी हुई 72,000। देखने में बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं बिल्कुल भी। देखो 5 5 25 हो गया, पूरा का पूरा 25 खत्म, ठीक है। 4 से कटेगा 6 बार, 4 से कटेगा, अभी तक कोई दिक्कत। 5 से कट गया, पता चल रहा है कहाँ कहाँ कटे, क्या क्या हमारे पास बच रहा है। 6 छंग 4 से कटे कितनी बार 9 बार, 9 बार 4 से कटेगा, तो ऊपर बचा हमारे पास, नीचे बराबर में क्या है 9 अट्ठे 8,000, 8 पंजे, वर्तमान में उसकी क्या है कितनी थी 40,000 रुपये। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आराम से कर लोगे ना। क्वेश्चन करने का तरीका बेसिक है, लेकिन हमने परसेंट को किसमें बदल लिया फ्रैक्शन में। अगर तुम परसेंट को भी वो लिखते 125/100, 96/100, 125/100, फिर काट के अगले में फिर आता, फिर और काटते। तो जितना कोशिश करो जितना शॉर्ट हो सकता हो उतना करने की, लेकिन समझ में आना चाहिए। और असल में ये वैल्यू तुम्हें सब बताई गई है पहले से ही। यू प्लस है, यू प्लस का 1/4, यू माइनस का 1/25, प्लस का 1/, हाँ बढ़ रही है ना। अगर उसने कहा 25% बढ़ी है, 1/4 है, इसका मतलब 4 तो थी, बढ़ी कितनी है 1 बढ़ी है, तभी तो 5/4 हुई है। अगर वो कहता है 25% कम हुई है, 25% कम हुई है, इसका मतलब 4 थी और 1 कम हो गई, तो लिखते 3/4। बेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ऊपर वाली चेंज होती है। बढ़ी है तो ऊपर बढ़ेगी, कम हुई तो ऊपर कम होएगी। बढ़ी है तो 4 में 1 बढ़ेगी, कम होती तो 4 में 1 कम कर देते हैं। देखो 1/25 है, बेस वैल्यू नहीं बदलती, बेस तो वही है। कम हुई है ना, तो 25 में से कम हुआ 24, इतना सा काम है बस। ध्यान रखना कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो ऊपर बढ़ जाएगा, कम हो रहा तो भी ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, आराम से उतार लो, एक क्वेश्चन करवा दो, फिर आज के उतने रखेंगे बस। ठीक है भाई, इससे आगे जो भी क्वेश्चंस हैं या तुम्हारे पास जो भी किताब है, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो कम से कम 20-20 दिन में चैप्टर खत्म होएगा। तुम क्वेश्चंस करो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, कोशिश करो कॉन्सेप्ट यही लगाने वाले की, फ्रैक्शन वाली। इसकी 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, उसे मैं खुद करवाऊंगा, वो ग्राफ सा होएगा पाई चार्ट से। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लियो, इस पर पेपर में बहुत ही ज़्यादा आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे। एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोक्ता मतलब मैथ में जो है वो 70% सामान्य ज्ञान में, और 64% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। जो लाइन लास्ट में कही गई है 64% अभ्यर्थी दोनों में पास हुए, ये है इंपॉर्टेंट। मतलब 2 सब्जेक्ट तुम्हारे पास, मैथ और जीएस, ठीक है ना। टोटल मैथ में कितने परसेंट बच्चे पास हुए 73% टोटल, और टोटल जीएस में कितने परसेंट बच्चे पास हुए, लेकिन दोनों में कितने पास हुए, दोनों में 64%। ये चीज़ इम्पोर्ट, दोनों में 64 हुआ ना, इसका मतलब 64 मैथ में भी है, 64, तो 64 मैथ के यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बच्चे 64 और 9 73। तो अब इस क्वेश्चन बताऊंगा पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। 64 यहाँ आ गए जीएस के, कितने बचे 70, तो कितने बचे 6। अब देखो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अब उन पर बात करेंगे हम। 64% दोनों के हैं कॉमन, 64% बच्चे ऐसे हैं जो जीएस में भी पास हुए और जो मैथ में भी पास हुए, इस वजह से कॉमन में लिए हैं ये हमने। अब देखो अगर मैं यहाँ देखो, जहाँ मैं अब लाइन करूँगा, जो ये वाला लाइन है भाई, इसका मतलब मैथ है ना, मैथ के टोटल कितने हुए 64 73 तो है मैथ के टोटल। जीएस की बात करूँगा हिमांशु, मैं बार जीएस से फेर रहा हूँ ना, अब 64 और 6 70।
ये तो दोनों बार आया, ये कॉमन है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है केवल मैथ में पास होने वाले बच्चे कितने % हैं, ये भी आ सकता है 9%, केवल मैथ। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं खुद करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। केवल मैथ की बात करेगा तो, केवल जीएस की बात करेगा तो दोनों में उसने दे दिए 64%। अब वो आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, इससे भी एडवांस पूछेगा, दोनों विषय में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं। दोनों विषय में फेल होने वाले बच्चे, दोनों विषय में मैं फेल कर रहा हूँ, उसमें लिखा होगा अनुत्तीर्ण। लगाओ दिमाग और बताओ, मैं इतने लिख रहा हूँ। यूँ तो सबसे बड़ी गलत बात है। उसने दिया है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चे 6300 हैं। बच्चों की संख्या है 6300, % नहीं दिया। तुम मुझे % बताओ कि दोनों विषय में फेल होने वाले बच्चे कितने % हैं। यहाँ लिखा दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चे, इसका मतलब है अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब जो किसी में भी पास नहीं हुआ। ये 64% बच्चे दोनों में पास हो गए, ये 6% बच्चे मैथ जीएस में पास हो गए, ये 9% मैथ के भी पास हो गए। 64 और 6 और 9 79% बच्चे तो पास हो गए। तो फेल कितने बचे? ये 79% बच्चे टोटल पास हुए हैं, दोनों में भी और सेपरेट भी। वे 21% हैं। यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालो, इस पर कम से कम 2 बार खुद करना है। इस क्वेश्चन में जो ग्राफ इंपॉर्टेंट है बस। कोई कोई टीचर बिना ग्राफ के भी करवाते हैं, इसे लाइन में लिख के। मेरे हिसाब से ग्राफ में ज़्यादा ठीक है, क्योंकि तुम्हें मैथ दिख रहा है, यू आर टोटल 64। ये देखो जो कॉमन हिस्सा है उसमें कॉमन लिखो दोनों के 64। टोटल 73 करने हैं, तुम्हें 64 में 9 जोड़ दो। 70 करने हैं, 64 में 6 जोड़ दो। पेपर में क्वेश्चन पूछा केवल मैथ के 9%, केवल जीएस के 6%, मैथ और जीएस दोनों के, और कुल पास बच्चे, कुल पास हुए हैं 89%। कुल में दोनों भी और सेपरेट भी आ जाएंगे। दोनों में समय फेल बच्चे या फिर कुल फेल बच्चे कितने हैं? 21%। और वह कितने हैं? 6300। 21 दिया 63। तो 1% की वैल्यू क्या है? 300। उसने पूछा है तो परीक्षा में कुल संख्या कितनी थी परीक्षार्थियों की? कुल संख्या, कुल मतलब 100%। कुल तो कोई भी चीज़ 100% ही होती है भाई। तो कितने हो जाएंगे? 30,000। समझ में आया नहीं आया? ये दोनों क्वेश्चन उतार लो, बाकी बच्चे क्वेश्चन खुद से करने हैं। कोई भी दिक्कत है तो पूछना है, ठीक है भाई।